नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड में साल 2022 में चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। वहीं सरकार भी समीक्षाएं लगातार कर रही है। जो विकास कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी समीक्षा बैठक की, जिसमें विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर विकास कार्यों की स्थिति क्या है, प्रगति कितनी हुई है और कितने कार्य लंबित पड़े हुए हैं। तो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी में अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान गणेश जोशी ने कहा कि सरबडियार गांव में लंबे वक्त से सड़क की मांग की जा रही है, जिसको लेकर प्रस्ताव पास हो गया है। उन्होंने अधिशासी अभियंता को पीडब्ल्यूडी को टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश दिए ताकि गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जा सके। इसके अलावा जिले के सभी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को जिला अस्पताल समेत सीएचसी और पीएचसी में तीसरी लहर से बचाव के लिए तैयारियां सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। उरेडा विभाग की मुख्यमंत्री स्वरोजगार विभाग की भी समीक्षा की गई है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुभाष बडोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, जिस तरह से समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ खास रहा समीक्षा बैठक में और जो विकास कार्य हैं उनकी स्थिति क्या है वहां पर? मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से नई सरकार का गठन हुआ है और पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो लगातार आप अपने क्षेत्रों में लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। तो इसी के तर्ज पे जो गणेश जोशी हैं उत्तरकाशी के जिला प्रभारी मंत्री भी हैं और साथ ही गंगोत्री विधानसभा के जो विधायक थे उनका निधन हो जाने के बाद यही यहाँ का कार्य देख रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने जिला सभागार में समस्त आला अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली और सभी को आदेशित किया कि लगातार आप जिस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे लाइए और फुर्ती से जितना जल्दी हो सके सारे काम को निपटाइए। साथ ही सरकार हर जगह से पर्याप्त धनराशि दे रही है और इसी को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की है। आपसे मैं समझना चाहूंगा, चलिए मंत्री जी तो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो भी काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा समय समय पर होनी चाहिए, तभी विकास कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी मिल सकेगी। लेकिन धरातल परिस्थिति क्या है? क्या उत्तरकाशी में विकास कार्यों को लेकर जनता संतुष्ट नजर आ रही है? और अगर विकास कार्यों को लेकर संतुष्ट आ रही है तो फिर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं ऐसे? अगर उत्तरकाशी की बात की जाए तो उत्तरकाशी के जो लोग हैं, क्योंकि ये सीमांत जनपद है और दुर्गम इलाका है, तो यहाँ पे जनता तो उतनी खुश है नहीं सरकार से। लेकिन फिर भी सरकार तो लगातार बैठकों का दौर तो चलता ही रहता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि धरातल पे अब नए मुख्यमंत्री और युवा चेहरे का मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है, तो देखते हैं कि मंत्री और अधिकारी मिलकर धरातल पे कितना काम और कितनी जल्दी निपटा सकते हैं। अच्छा, तीन अहम मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर इन तीनों की बुनियादी स्थिति को मैं समझना चाहूँ उत्तरकाशी में, तो वहां पर क्या स्थिति है इन तीन समस्याओं को लेकर के? देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो यहाँ पे जिला अस्पताल है, ट्रामा सेंटर है, सब कुछ है। लेकिन जो भी दुर्गम क्षेत्र से मरीज आता है उसको सीधे उत्तरकाशी अगर जनपद मुख्यालय अस्पताल की बात की जाए तो वो एक रेफरल सेंटर के तौर पे है, क्योंकि सारे मरीजों को देहरादून रेफर किया जाता है। और स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर, सॉरी माफ कीजिएगा, शिक्षा और रोजगार को लेकर अगर शिक्षा की बात की जाए तो सारे जितने भी पहाड़ी जो यहाँ पे इलाके हैं, क्योंकि कहीं सड़कें नहीं है, कहीं रास्ते नहीं है, उस तरीके के यहाँ पे टीचर कोई पहाड़ चढ़ना चाहता नहीं है। तो जितने भी जो बच्चे हाई स्कूल या इंटर पास कर लेते हैं उनको देहरादून या अन्य कहीं शहरों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। बात अगर रोजगार की है तो रोजगार भी यहाँ पे पलायन लगातार बढ़ ही रहा है। लोग दिल्ली, मुंबई, अन्य शहरों में यहाँ से पलायन करके वहाँ पे अपना रोजगार कर रहे हैं। अच्छा, एक आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया था। अब जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और नजदीक ही तीसरी लहर है। आपसे मैं समझना चाहूंगा, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? क्या अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कि जो दिक्कतें पहली और दूसरी लहर में आई थी वो तीसरी लहर के दौरान देखने को नहीं मिलेंगी? देखिए, अगर उत्तरकाशी की बात की जाए तो कोरोना का यहाँ पे उतना प्रभाव नहीं था। हालांकि 2 से 4 मौतें यहाँ पे हुई है, लेकिन जो अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सुनिश्चित व्यवस्थाएं हैं, चाहे सीएचसी हो, पीएचसी हो, जितने भी जो सेंटर है, चाहे जिला अस्पताल हो, तो हर जगह कोविड सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन कोविड का यहाँ पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता सुभाष बडोनी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं अल्मोड़ा से। प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान विकास कार्यों को लेकर जायजा लिया गया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो भी बजट आवंटित हुआ है उसे तय सीमा में खर्च किया जाए। तो अल्मोड़ा जिले के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को जिला योजना में आवंटित बजट समय पर खर्च करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चुनाव से पहले सभी योजनाओं का काम पूरा करने का आदेश दिया है। जिला योजना का जो पैसा था हमारा 52 करोड़ 24 लाख था, उसमें से हमारा 31% पैसा खर्च हो चुका है। राज्य सेक्टर का जो पैसा मिला है इनको वो है 76 करोड़ 24 लाख रुपया, उसमें 36% पैसा खर्च हो चुका है। इसलिए जितने भी हमारे विभाग हैं, सारे विभागों को ये निर्देशित किया गया कि आपको 2 महीने के अंतर्गत सारे DPR बनाए और तीसरे महीने आपको टेंडर कॉल कराएं। आपका क्या है कि अगस्त माह तक कोई भी उसके अगस्त तक सारे विभागों के DPR बनकर टेंडर खोलें, जिससे धरातल पर चुनाव से आचार संहिता से पहले 2 महीने 3 महीने पहले धरातल पर काम शुरू हो जाना चाहिए। ये सारे विभाग के अधिकारियों को आज की इस मीटिंग में निर्देशित किया गया है। जिला योजना का जो पैसा था हमारा 52 करोड़। तो उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले सरकार लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। विकास योजनाओं को लेकर जायजा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए वोटरों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस IT सेल के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत सिंह झारखंड से सितारगंज पहुंचे, जहां कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान सोशल मीडिया से जुड़े पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की जनहित की नीतियों से अवगत कराया गया। साथ ही बीजेपी पर सोशल मीडिया में झूठ फैलाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कांग्रेस IT सेल से जुड़े कार्यकर्ताओं से कहा कि सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस भी बड़े स्तर पर सोशल मीडिया का सहारा ले रही है और कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू किया है, जिसके तहत देश भर में 5 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जोड़ा गया है। इस कैंपेन के जरिए कांग्रेस की नीतियों, उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के साथ बीजेपी सरकार की वादाखिलाफी को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। AICC ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं हमारे जो साथी हैं कांग्रेस के, उसमें अभिजीत जी आए हैं झारखंड से, जो सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए आए हैं और किस तरीके से काम किया जाएगा, पार्टी को मजबूत किया जाएगा सोशल मीडिया पर, उसके लिए वो आए हैं। वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए 2022 का चुनाव जीतने के लिए हर तरीके से संभव जो भी प्रयास होंगे वो बता रहे हैं सबको, उस तरीके से काम किया जाएगा। इसलिए आला कमान से और आदेश आया है कि आप जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कीजिए, ग्राउंड में सोशल मीडिया विभाग को एक्टिव कीजिए और जहां जहां पद रिक्त हो उन सारे पदों को भरिए। और कांग्रेस को इस बार किसी भी हाल में यहाँ पे लाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी गई है। सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है इस आगामी चुनाव में। 2022 में हमने इसका रखा है नाम #मिशन उत्तराखंड 2022। तो उसी मुहिम के अंतर्गत हम आए हैं। हम प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ की जो मूलभूत जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठाने का कार्य करेंगे। सोशल मीडिया पे जो भी यहाँ पे भाजपा की नाकामियाँ है उन्हें जनता तक पहुँचाने का कार्य करेंगे सोशल मीडिया, क्योंकि 2014 की जो मोदी जी की सरकार है वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर टिकी हुई है। खबर में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, कांग्रेस तैयारियां तो कर रही है, पुख्ता तैयारियां करती हुई नजर आ रही, लेकिन क्या कांग्रेस की तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाए या फिर बीजेपी को हरा पाए?
एआईसीसी ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं हमारे जो साथी हैं कांग्रेस के, उसमें अभिजीत जी आए हैं झारखंड से, जो सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए आए हैं और किस तरीके से काम किया जाएगा, पार्टी को मजबूत किया जाएगा सोशल मीडिया पर, उसके लिए वो आए हैं। वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए 2022 का चुनाव जीतने के लिए हर तरीके से संभव जो भी प्रयास होंगे वो बता रहे हैं सबको, उस तरीके से काम किया जाएगा। इसलिए आला कमान से और आदेश आया है कि आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कीजिए, ग्राउंड में सोशल मीडिया विभाग को एक्टिव कीजिए और जहाँ जहाँ पद रिक्त हो उन सारे पदों को भरिए और कांग्रेस को इस बार किसी भी हाल में यहाँ पे लाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दी गई है। सोशल मीडिया की ताकत को हम सब जानते हैं। 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया की ताकत को सबने देखा था, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो क्या उत्तराखंड में सोशल मीडिया ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है? क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, कई जगहों पर इंटरनेट सही ढंग से नहीं आता है, डिजिटली कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे में क्या सोशल मीडिया वहां पर हथियार हो सकता है चुनाव में? एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है इस आगामी चुनाव में। 2022 में हमने इसका रखा है नाम #मिशन उत्तराखंड 2022। तो उसी मुहिम के अंतर्गत हम आए हैं। हम प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ की जो मूलभूत जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठाने का कार्य करेंगे सोशल मीडिया पे। वो जो भी यहाँ पे भाजपा की नाकामियाँ है उन्हें जनता तक पहुँचाने का कार्य करेंगे सोशल मीडिया, क्योंकि 2014 की जो मोदी जी की सरकार है वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे टिकी हुई है। एआईसीसी ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं हमारे जो साथी हैं कांग्रेस के, उसमें अभिजीत जी आए हैं झारखंड से, जो सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए आए हैं और किस तरीके से काम किया जाएगा, पार्टी को मजबूत किया जाएगा सोशल मीडिया पर, उसके लिए वो आए हैं। वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए 2022 का चुनाव जीतने के लिए हर तरीके से संभव जो भी प्रयास होंगे वो बता रहे हैं सबको, उस तरीके से काम किया जाएगा। इसलिए अच्छा, अगर तीनों पार्टियों की सोशल मीडिया सेल की मैं बात करूं, आईटी सेल की बात करूं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है सोशल मीडिया में? अगर सोशल मीडिया का असर रहता है तो किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? आदेश आया है कि आप जाइए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कीजिए, ग्राउंड में सोशल मीडिया विभाग को एक्टिव कीजिए और जहाँ जहाँ पद रिक्त हो उन सारे पदों को भरिए और कांग्रेस को इस बार किसी भी हाल में यहाँ पे लाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दी गई है। सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है इस आगामी चुनाव में। 2022 में हमने इसका रखा है नाम #मिशन उत्तराखंड 2022। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आए हैं, प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ की जो मूलभूत जो में जानकारी दे रहे थे। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दरअसल हमने बात की बीजेपी की, हमने बात की कांग्रेस की, एक और पार्टी है जो विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने भी लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, लिहाजा पार्टी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। काशीपुर में भी आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिला। बीजेपी नेता प्रभाकर उनियाल के बयान के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बीजेपी नेता से माफी की मांग की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एएसपी कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए मुख्य चौराहे पर पहुंचे और बीजेपी नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल भी तैयार नजर आ रहा है, सियासी दंगल सजा हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती है ये देखने वाली बात होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसका सिक्का चलता है। क्या बीजेपी अपनी सरकार को बनाए रख पाती है या फिर एक बार फिर से जैसा ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो क्या इस बार भी सरकार बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर उनियाल जी ने उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कहा है। उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा क्यों कहा है, विषय ये है कि आम आदमी पार्टी ने जब से ये घोषणा करी है कि उत्तराखंड की जनता को उनके घरेलू उपयोग के लिए 1 महीने में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और उस बौखलाहट में वो अनर्गल बयानबाजी कर रही है। इसी को लेके उन्होंने पूरे उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कहा है। आम आदमी पार्टी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय
टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, जिसमें भारत के 119 खिलाड़ियों का दल शिरकत कर रहा है और लगातार जो देशवासी हैं वो शुभकामनाएं इन खिलाड़ियों को दे रहे हैं। देशवासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने भी ओलंपिक में खेलने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रद्धानंद द्वार पर एक सेल्फी पॉइंट बनाकर गुरुकुल के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। विश्वविद्यालय के कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी ने देश को कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं। विश्वविद्यालय खेल और खिलाड़ियों का हौसला हमेशा बढ़ाता रहा है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसमें खेल प्रेमी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। इससे देश के बाहर खेलने जा रहे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और ऐसे में यहां पर कोई भी आकर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता है। तो भारतीय खिलाड़ियों का दल रवाना हो रहा है और ऐसे में जो भारतीय हैं वो लगातार अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके लिए अलग अलग तरीके भी अख्तियार किए जा रहे हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने सेल्फी पॉइंट बनाया है ताकि लोग इस सेल्फी पॉइंट पर आकर फोटो खिंचवा सकें और सोशल मीडिया पर अपलोड करें, ताकि अगर हमारे खिलाड़ी जो बाहर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इन फोटोज को देखें तो उनका उत्साहवर्धन हो और फिर वो ओलंपिक में अच्छा कर देश के लिए मेडल जीतें। पॉइंट गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार दयान द्वार पर जो आयोजित किया गया है विश्वविद्यालय की ओर से, उसका एक प्रधान लक्ष्य है कि टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले हमारे देश के खिलाड़ी जो भाग लेने जा रहे हैं उनके लिए शुभेच्छाएं और पूरे मनोबल उनका ऊंचा रहे, इस शुभकामनाओं के साथ विश्वविद्यालय ने यह आयोजन किया है। रुड़की में चोली शहाबुद्दीनपुर गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर किया जा रहा है। तो रुड़की में भगवानपुर विधानसभा में चोली शहाबुद्दीनपुर गांव पड़ता है, जहां के लोग बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब आपदा आई थी तब इनके सैकड़ों परिवारों को विस्थापित करके मंडावर गांव में बसा दिया गया था, जिसके बाद आज तक इन लोगों को वोटर आईडी और राशन कार्ड समेत तमाम दस्तावेज चोली गांव से ही जुड़े हैं। लेकिन अब सरकार ने इन्हें मंडावर गांव से जोड़ने का फैसला किया है, जिसका विरोध ये लोग शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो ग्रामीण हैं वो अपना धरना प्रदर्शन कब खत्म कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि जो इन्हें मंडावर गांव में शिफ्ट किया जा रहा है वो ना किया जाए। जो इनके दस्तावेज हैं वो इनके पुराने गांव से बने हुए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो ये धरना प्रदर्शन है वो कब तक चलता है और सरकार इन लोगों की मांगों को मानती है या फिर नहीं मानती है। जो बोला था और प्रशासन ने इसकी कोई अवगत हमने करा दिया था, कोई भी उसकी तरफ से संदेश नहीं आया, इसलिए हमने जो कहा हमने अपना धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। यदि हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भी करेंगे और आत्महत्या तक की बात आई तो आत्महत्या भी करेंगे, पर अपनी मांगें पूरी करा कर ही सरकार से रहेंगे। सन 1960 में हमारा बाढ़ की वजह से गाँव बह गया था और जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे सहारनपुर जी, उन्होंने हमें ज़मीन एक्वायर करके के मंडावर के थोड़ी हिस्से की ज़मीन हमें उसे बसा दिया था और उसके बाद हम सन 60 से यहीं वोट दे रहे हैं, यहीं हमारी मतदाता यहीं बच्चे सारे प्रमाण पत्र बने हैं, यहीं जमीन जमान सब कागज हमारे चुल्ली के नाम है और हम चाहते हैं कि जब तक हम रहेंगे जब तक वोट नहीं डालेंगे और हम अपने जो है ना मत का अधिकार जो है चुल्ली में ही करेंगे। हम मतदाता दूसरे गाँव में नहीं जुड़ना चाहते। अगला कदम हमारा ये है कि अगर नहीं मांग रहे तो हमें चाहे मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, भूख हड़ताल करेंगे, बात कि हम अपनी मांग सरकार से शासन से मंगवा कर रहेंगे। कि हमारा जो गांव है चोली शहाबुद्दीनपुर है और हमें इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। सभी गरीब लोग बसा हुआ है। चोली गांव के पास इतनी ज़मीन वगैरह नहीं है। जो हमारे पट्टे हैं, जो बच्चों के आधार कार्ड बने हुए हैं, जो राशन कार्ड बने हुए हैं, तो सारी समस्या आएंगी। सभी मजदूर आदमी है, सभी फैक्ट्री में या मजदूरी घास वास ला के अपना काम तो करता है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इतने सालों से जो हमारा गाँव है, जो हमारा गाँव
चोली में आ रहा था, तो उसका तो नाम है, उसका तो सारी मतलब स्थिति बदल गई। चोली की अपनी एक अलग पहचान थी। जो बोला था। और स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम हो गई है, लेकिन जो कोरोना है वो हम सब के बीच में है और विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर की आशंका भी जता रहे हैं। इसलिए घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।